ओके, ठीक है। आज जो हम लोग यानी कि बात करने जा रहे हैं वो बोर्स मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं। बोर्स मॉडल ने एक्चुअली की जरूरत, मैंने बताया था कि रदरफोर्ड की जो है यानी कि कुछ कमियां थी, उस कमियां को दूर करने के लिए यानी कि कौन आया था, यानी कि जो है बोर्स मॉडल आया था। मनीष, गुड इवनिंग। ठीक है, तो जिस कारण से हमने क्या करा कि इसकी कमियां यानी कि रदरफोर्ड की जो भी डिमेरिट थी, उसको हम लोग यानी कि क्या करेंगे, यानी कि जो है दूर करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, बोर्स मॉडल को पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि बोर्स मॉडल में जो फॉर्मूले होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको 4 फॉर्मूले, 4 या 5 फॉर्मूले हैं, उनको याद रखना बहुत 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 जरूरी है। अगर आपने उसको याद रख लिया तो समझो कि एक मेजर चंक आप जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो बोर्स मॉडल का है, यानी कि रेडियस पूछा जाएगा, वेलोसिटी पूछा जाएगा, या फिर उसके बाद जो है यानी कि पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा, या टोटल एनर्जी पूछा जाएगा। गुड इवनिंग। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में भी यानी कि आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कैसा हो गया इसका कलर यार? आप लोगों को सही दिख रहा है कलर या मुझे ऐसे दिख रहा है? यस सर। ग्रीन कलर से ये कैसा कलर हो गया? दोनों चेंज हो गया। कोई नहीं, ये पिछली क्लास की है। तो यानी कि अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बोर्स मॉडल। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। यानी कि जो बोर्स मॉडल था ना, वो बेसिकली किस पे, क्वांटम थ्योरी पे। क्वांटम थ्योरी जानते हो किसे कहते हैं? जो बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा, 4 टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर। और बेसिकली कौन? इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे, कैसे है इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन अभी हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं कि जो बोर्स मॉडल को जो डिराइव किया गया था वो कैसे किया गया था, इन्हीं सब चीजों पे किया गया था। दूसरा, यानी कि क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे वर्क करता है। क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, कि जिसके अंदर क्या हो, कि आप जैसे मान लो कि जो आप लोग फिजिक्स अभी पढ़ते हो ना, जो भी आपके पास पार्ट 1 पार्ट 2 है, वो सभी की सभी क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। यानी कि जिसके अंदर आप फोर्स के बारे में पढ़ रहे हो, जिसमें मास के बारे में पढ़ रहे हो, न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हो, ये सभी के सभी जिस चीज को पढ़ रहे हो यानी कि क्या है, वो क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स है। लेकिन एक और होता है यानी कि मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर आप छोटे छोटे चीजों के बारे में पढ़ते हो। क्लासिकल में क्या होता है, यानी कि बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जबकि छोटे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे उसको मॉडर्न फिजिक्स के में नाम से जाना जाता है। तो अब यानी कि इस चीज को यानी कि कौन करता है, क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल लॉ की मदद से हम लोग यानी कि क्या करते हैं, इसको हेल्प जो है एक्सप्लेन करते हैं। बोर्स मॉडल क्या कहता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। ये बात और भी किसी ने कही थी, किसने कही थी बताइए? ये बात एक और आदमी सर ने, अदर हाँ वेरी गुड, रदरफोर्ड ने कही थी। तो इन्होंने क्या कहा था, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर। रदरफोर्ड। हाँ वेरी गुड। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज्ड सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेल एंड ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल या ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड आदित्य। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है सेल या ऑर्बिट कहते हैं। तो यानी कि देखो, जैसे कि मैं कहूं कि ये हमारे पास क्या है, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है। अगर जो n की वैल्यू 1 है, ये n की वैल्यू 2 है, ये n की वैल्यू क्या है, 3 है। उसी प्रकार से ये k की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, और ये n की वैल्यू 3 है। तो यानी कि ये जो है यानी कि क्या है, ये बेसिकली अगर जो के एल एम एन कोई फॉर्म में दिया जाए उसको हम लोग सेल कह देते हैं, और n1 n2 n3 के फॉर्म में दिया जाए उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑर्बिट कह देते हैं। अब देखो, एक आईआईटी का क्वेश्चन पूछता हूँ। एक्चुअली पूछा गया कि मान लो कि के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ गया, जेड के बाद क्या लिखेंगे? क्या मेरी क्वेश्चन समझ पाए आप लोग? नो सर। हाँ ओके, फिर से मैं बताता हूँ। मैंने कहा कि जैसे सपोज करो कि मैंने के लिखना शुरू किया, एल शुरू किया, एम करना, इस प्रकार से बढ़ते चले गए, हम जो है जेड तक पहुंच गए। जेड के बाद आप लोग क्या लिखोगे? जेड के बाद आप लोग क्या यूज करोगे? ए बी सी नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? Z1, Z2, जेड Z3। ठीक है, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, चलते चले जाएगा। अब एक और दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहिए आप लोगों को कि सर मुझे बताओ, के से ही क्यों शुरू किया, ए से क्यों नहीं शुरू किया, या और दूसरे लेटर से क्यों नहीं शुरू किया? एक्चुअल में के से इसलिए शुरू किया क्योंकि
केर्नल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये इसके पहले इसके जस्ट पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम शुरू किया KLMNOPQRST। इस प्रकार से सो ऑन जो यानी कि क्या किया, यूज किया। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर दिया, ये सारी चीजें जो है यानी कि यूज कर लिया। These orbits are known as a stationary orbit, यानी कि ये जो ऑर्बिट होते हैं ये बिल्कुल फिक्स है, यानी कि इसी पे, यानी कि ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा, आज मान लो यहाँ है कल को यहाँ चले जाएगा, नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अभी यहाँ पे कल घूमने चले गए, तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या होगा कि एक फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, ऐसा नहीं कि इसका जो वैल्यू चेंज होता है। एंड ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, और इनकी जो एनर्जी होती है ना, इसकी भी एनर्जी क्या होती है, यानी कि जो है फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि इसकी एनर्जी जो है यानी कि जो है चेंज होती चली जा रही है। आज अगर जो मान लो कि सपोज करो कि चूल्हे के पास रख दो तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं। इसकी हर एक ऑर्बिट की, आगे यही चीज आपको मैं बताऊंगा कि इसके हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। ये क्वेश्चन याद रखना, सेक्शन रीजन में पूछा गया था कि बताओ कि जो ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है कि उसकी एनर्जी वेरी करती रहती है या फिक्स रहती है, बताइए। फिक्स रहती है, वेरी गुड। यानी कि हाँ, यानी कि क्या रहती है कि यानी कि जो है फिक्स रहती है, यानी कि उसकी जो एनर्जी क्या रहती है, फिक्स रहती है। अनलेस एंड अल्टिल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो यानी कि इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, यानी कि जो है फिक्स हो जाएगी। और जैसे ही फिक्स हो जाएगी तो यानी कि हमेशा याद रखना इसकी एनर्जी फिक्स होगी, इसकी एनर्जी। दूसरी बात याद रखना, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन मान लो कि दो ऑर्बिट के बीच में अगर थोड़ी सी एनर्जी कम कर दे तो यहाँ पे घूम सकता है क्या, बताइए। क्या मान लो कि सपोज करो कि दो इसके बीच में, मान लो कि हमने कहा कि सपोज करो इसकी 10 एनर्जी है, इसकी 15 है, तो मैंने कहा कि क्या ये 13 एनर्जी पे बीच में घूमेगा क्या, नो सर। नहीं। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। नो सर। हाँ, यानी कि ये कभी भी याद रखना कि ये हमेशा या तो इसी ऑर्बिट में घूमेंगे, ये इधर उधर नहीं घूमेंगे, बीच में नहीं घूमेंगे। अब ये नहीं कि आप लोग जो है ना यहाँ पे इसको घुमाना शुरू कर देना, नहीं। ये जो यहाँ पे जो है नहीं घूमेगा, ये जब भी घूमेगा या तो यहाँ घूमेगा या तो यहाँ घूमेगा। ऐसे समझो कि मैं समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि पास और फेज का कहानी है। किसका कहानी है, पास और फेज का। अगर मैंने कहा कि 10 नंबर लाते हो तो पास हो जाते हो, क्या मैं 9.66 लाऊंगा तो क्या पास हो पाऊंगा क्या, नहीं। यानी कि आपको यानी कि क्या करना है, वन मिनट, कैसा कमेंट आ रहा है, ऐसे क्यों नहीं आ रहा कमेंट, वन मिनट। ठीक है, तो यानी कि आपको याद रखना है कि ये जो होगा यानी कि क्या हो जाएगा कि अगर इसके पास ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी हर एक ऑर्बिट की, और इलेक्ट्रॉन जो है ना फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमेगा, ऐसा नहीं है कि जहां मन तहां घूमेगा। जैसे मैंने कहा कि या तो 9.66 लाने पे भी वो पास नहीं होगा, उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन की थोड़ी एनर्जी कम कर दोगे तो भी ये क्या होगा, यानी कि नीचे की ओर जो है यानी कि रिवॉल्व नहीं करेगा। तो इस बात को आपको क्या करना है, यानी कि याद रखना है। ठीक है, तो इट नेदर लूज नॉर गेन एनर्जी, ना तो ये एनर्जी गेन करता है ना ही लूज करता है। ऐसा नहीं है कि मान लो थोड़ी सी एनर्जी दे दे तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी लेके यहाँ पे घूमने लगेगा, नहीं। या थोड़ी सी एनर्जी कम कर दे तो यहाँ पे घूमने लगेगा, नहीं। घूमेगा तो यही यहीं पे घूमेगा या तो नहीं घूमेगा, घूमेगा तो यानी कि या तो यहीं पे घूमेगा ना तो ये नहीं घूमेगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना, वो ये हमेशा जब भी घूमता है वो फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमता है, बीच में कभी भी यानी कि जो है वो नहीं घूमेगा। ठीक है, कहता है द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, इट्स एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। आप जैसे जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं एक पेज को ऐड करके, जैसे मैंने कहा कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस से मैं जैसे जैसे दूर जाऊंगा तो यानी कि इसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसकी एनर्जी जो है यानी कि क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो यानी कि इसकी एनर्जी जो है यानी कि क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वही चीज यहाँ पे भी कहता है द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, इट्स एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी कि जैसे जैसे आप क्या हो जाओगे, दूर की ओर जाओगे तो उसकी एनर्जी जो है यानी कि क्या होती चली जाएगी, यानी कि इंक्रीज होती चली जाएगी। यहाँ तक ये बात आपको याद रहेगा कि जैसे आपसे पूछा जाए
कि मैंने कहा कि ये n1 है, यानी कि जो ऑर्बिट है मैंने मान लिया n1 है, ये n2 है, ठीक है, और ये n3 है। उससे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस ऑर्बिट की होगी, बताइए, n1 की, n2 की, n3 की? M3 वेरी गुड जोगिंदर। M3 सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, फिर किसकी होगी, n2 की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, n1 की हो जाएगी, ठीक है। वही कहता है कि जैसे जैसे आप दूर की ओर जाओगे तो वैसे वैसे यानी कि क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी जो है यानी कि क्या होती चली जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब देखो यहाँ पे कोई भी अगर जो न्यूक्लियस है, अगर जो यहाँ पे क्या है, कोई भी न्यूक्लियस, इसके पास इन्फिनाइट ऑर्बिट है, कहीं भी घूम सकता है। अब यहाँ पे ये पता नहीं, ये जो चैट में आधा पढ़ने में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ठीक है, तो यानी कि जैसे जैसे यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा कि आप लोगों के सामने कि हम लोग जैसे जैसे इसके पास मान लो कि इस न्यूक्लियस के पास इन्फिनाइट ऑर्बिट है, यानी कि कहीं भी घूम सकता है, यहाँ भी वहां भी, आपके पास तलक जाके जो है, यानी कि हिमाचल में भी जाके इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन है जिसके इसी रेंज में, यानी कि मेरे जो लैपटॉप के बराबर ही घूम सकता है, नहीं, इसकी कहीं भी घूम सकता है, क्योंकि इन्फिनाइट डिस्टेंस है। तो यानी कि जब इन्फिनाइट डिस्टेंस हो जाएगा तो उसमें कहता है आउट ऑफ इन्फिनाइट अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि इन्फिनाइट सर्कुलर ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट in which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा ना, वो हमेशा h by 2 pi के फॉर्म में घूमेगा, यानी कि इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख देता हूं nh by 2 pi। ये क्वेश्चन याद रखना, ये पूछा भी गया है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमेगा, तो यानी कि nh by 2 pi। अगर जब मुझसे पूछा जाए तो फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी हो जाएगी, h by 2 pi हो जाएगी, सेकेंड ऑर्बिट की कितनी हो जाएगी, यानी कि h by pi हो जाएगी, और थर्ड ऑर्बिट की कितनी हो जाएगी, 3h by 2 pi हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब भी घूमेगा नहीं, या तो h by 2 pi पे घूमेगा, या तो h by pi पे घूमेगा, या 3h by 2 pi पे घूमेगा। ये बीच में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां से यहाँ के बीच में यानी कि जो है घूमना शुरू कर देगा, नहीं, ये कभी भी यानी कि जो बीच में जो यानी कि क्या होगा, नहीं घूमेगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे घूमना शुरू कर दे, थोड़ा सा यहाँ पे घूमना कर दे, मन हो, इसके मन पे नहीं चलेगा, हमेशा याद रखना, ये हमेशा जब भी घूमेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH by 2 पाई पे घूमेगा, या एंगुलर मोमेंटम के इसके NH by 2 पाई पे घूमेगा। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। यानी कि जब भी घूमेगा, No sir। हाँ, यानी कि कहाँ पे घूमेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल। अब इंटीग्रल मल्टीपल है तो यहाँ पे चाहो तो n भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें पता है इंटीग्रल है, तो यानी कि n यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, NH by 2 पाई लिख सकते हैं। यानी जब भी घूमेगा तो यानी कि इस प्रकार से घूमेगा। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, MVR पढ़ाया जाता है, एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स में बताया जाता है, वो क्या बताया जाता है, MVR के बराबर बताया जाता है, ठीक है। अब जैसे ही MVR इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH by 2 पाई हो जाएगा, MVR की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, NH by 2 जो है पाई हो जाएगी। अब देखो, यानी कि जब भी एंगुलर मोमेंटम यानी कि फिजिक्स के अनुसार से इतना होता है, यहाँ पे हमने जो निकाला उसकी वैल्यू कितनी होगी, NH by 2 पाई। एच जो होता है यानी कि क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आपको पता होगी 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इस क्वांटाइजेशन वर्ड को समझना, ये क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी पाया जाएगा ना, पूरा पूरा पाया जाएगा, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा। जैसे मैं कहूँ आप मेरी क्लास में हो या केमिस्ट्री की क्लास में हो तो पूरे हो, यानी कि हो सकता है आपका मन कहीं और हो, आपका मन हो सकता है कि मम्मी खाना बना रही हो, उस पर ध्यान चला गया हो, या कोई और चीज सोच रहे हो, लेकिन आप जो हो यानी कि पूरे के पूरे हो, आपके टुकड़े करके हम यहाँ वहां नहीं रख सकते, ठीक है। तो यानी कि 1 मिनट में थोड़ा सा लेफ्ट करके इसमें ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी कुछ दिख नहीं रहा, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं। 1 मिनट, ठीक है। अब यानी कि अब हमारे पास यानी कि क्या होगा कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा पाया जाता है। जैसे कि मैं कहूं कि आप लोग क्लास में हो, पूरे के पूरे हो,
मैं मन की बात नहीं कर रहा, मन में भी हो सकता है कि जो है इधर उधर हो, लेकिन आप यानी कि जो है क्लास में यानी कि मोबाइल लेके बैठे तो यानी कि क्या है, पूरा का पूरा मन यहाँ पे है। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि पूरा का पूरा पाया जाएगा, ऐसा नहीं कि आधा एनर्जी पाया जाएगा आधा एनर्जी नहीं। तो यानी कि इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यही बात याद रखना कि ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ ग्राउंड स्टेट, यानी कि जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है ग्राउंड स्टेट कहते हैं। यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाती है, यानी कि 1 हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको बताना है एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। इतनी सी बात याद रखना, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जो है चीजें जाननी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसी सबसे पूछा जाता है। अब देखो ये तो पता लगे कि ग्राउंड का मतलब होता है जो सबसे नीचे, यानी कि जैसे देखना कि आपके पिताजी सब बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में होंगे, लेकिन जब आप क्या होंगे, यानी कि हवा भाई कि मेरे पास मोटरसाइकिल दिला दो या डुकाटी दिला दो, पता नहीं कौन कौन से जो आप लोग जो है डिमांड करते होंगे, ठीक है। तो यानी कि लेकिन आपके पिताजी बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में है, आप भले, क्योंकि आप तो क्या हो, पिताजी की छत्र छाया में पिताजी ने अपने गोदी पे रखा हुआ है, और आप जो है यानी कि पूरा जो उछल कूद कर रहे हो। तो वही चीज वो कहता है कि अगर जब ग्राउंड स्टेट है ना, बात क्या याद रखना कि ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। अगर वो पूछता कि एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी जो है लेनी है वो 1 बढ़ा के लेनी है, आपसे पूछा जाएगा एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम से समझाऊं कि मैं जैसे पीछे वाले डायग्राम में, अगर देखो एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि क्या हो जाएगा, अगर जो हायर में जंप कर रहा है तो यानी कि ये क्या कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, यानी कि अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, और जैसे ही इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे जाएगा। ये तभी जाएगा जब ये इस ऑर्बिटल की एनर्जी को मीट कर देगा, इससे कम करेगा तो भी नहीं जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो जाएगा तो ये यहीं पे आके रुकेगा, ये नहीं कि बीच में आके रुकना शुरू हो जाएगा, नहीं। हमेशा याद रखना कि जब भी ये मूव करेगा ये एक फिक्स ऑर्बिट में यानी कि मूव करता है। आपको ये बात आपको याद भी रखनी है। अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट अगर जब मुझसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो एन की वैल्यू कितनी लोगे बताइए। ओके, 1 2, वेरी गुड, आपको पता है। आप बताना चाहेंगे, अगर मैंने कहा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो एन की वैल्यू क्या लोगे, 2। यानी कि हमेशा याद रखना कि वेरी गुड, तो उस निशान, वेरी गुड। यानी कि जब भी आप लोगों से कहा जाए ना, तो यानी कि जो वैल्यू लेना वो कितना ले लेना, यानी कि जो है 1 बढ़ा के लेना। जैसे कि एक्साइटेड स्टेट 3rd कहा जाए तो 4th लेना। क्यों कहा जाता है ऐसे, यहाँ पे देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये एन की वैल्यू 1 है, ये एन की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 2 है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जंप कर जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा कि ये कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आपको जो भी निकालना है, वेलोसिटी निकालना हो या रेडियस निकालना हो या एनर्जी निकालनी हो, तो यानी कि किसकी निकालनी पड़ेगी, यानी कि हायर स्टेट की। हायर स्टेट मतलब क्या हो गया, 2। यानी कि इलेक्ट्रॉन जंप कहां से कहां कर रहा है, एन फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब होता है कि फर्स्ट से वो जंप करके सेकंड पे चले गया, इसीलिए एन की जो वैल्यू लेते हैं वो क्या ले लेते हैं, यानी कि जो है 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब वो यही चीज दिखाता है कि फर्स्ट एक्साइटेड में मतलब एन की जो वैल्यू 2 हो जाएगी। आप मुझे बताइए कि अगर जो 3rd एक्साइटेड स्टेट है तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी लोगे, 4 वेरी गुड, ठीक है, ओके, वेरी गुड। यानी कि हम लोग क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, वेरी गुड। अब देखो, यानी कि इलेक्ट्रॉन विल जंप टू हायर लेवल टू लोअर लेवल बाय absorbing energy from suitable photon, and electron will return to any lower level to higher level energy, releasing energy in the form of photon। थोड़ी सी मैंने जो है जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, इस चीज को मैं यहाँ पे सुधार देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन विल जंप टू हायर लेवल टू लोअर लेवल, यानी कि एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जंप हायर लेवल, यानी कि रिलीज करेगा एनर्जी। ओके, यहाँ पे जो है रिलीज कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लोअर एनर्जी से यानी कि रिलीज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, ओके। अब यानी कि अब आपके सामने याद रखना कि जब भी अगर मैं कहूं कि अगर जो छोटे से
अगर जो यहाँ से अगर जो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि यहाँ से अगर जो यहाँ जाएगा तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यानी कि क्या करेगा, यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब अगर जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो आप एनर्जी क्या करोगे, पहले इसके पास ज्यादा एनर्जी थी, अब यानी कि अपनी एनर्जी को क्या करेगा, यानी कि कम करेगा। तो इस बात को याद रखना कि जब भी अगर हायर लेवल से लोअर लेवल जाते हैं तो एनर्जी रिलीज करेगा, लोअर लेवल से अगर हायर एनर्जी जाता है तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या इतनी सी बात आपको याद रहेगी? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. याद रखना क्या है, खुद सोचो कि अगर मुझे नीचे से ऊपर की ओर भेजना है तो यानी कि एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा था सर्सन रीजन में कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर एनर्जी लेवल देन इट्स एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब और सेम, इट मे बी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट। तो याद रखना कि अगर जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो यानी कि पहले ज्यादा एनर्जी थी अब कम एनर्जी में आएगा, तो यानी कि एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। खैर अब देखो, यानी कि मुझे क्या करना है, यानी कि निकालना है, यानी कि चेंज इन एनर्जी, यानी कि N1 से N2 के लिए तो हमने एनर्जी N2 की निकालोगे तो यानी कि N1 में माइनस करोगे, क्योंकि ऊपर की ओर जाने पे एनर्जी जो है यानी कि बढ़ते चली जाती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। हमने क्या कहा कि डेल इक्वल टू En2 माइनस En1 हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, SC बाय लैम्डा कह सकते हैं। इस चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, SC बाय लैम्डा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, h म्यू हो जाएगा। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या लिख देंगे, यानी कि h म्यू लिख देंगे, और N2 की वैल्यू जो है यानी कि क्या हो जाएगी, यानी कि हायर एनर्जी लेवल हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे दूर हो जाएगा ये N1 हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा। अच्छा एक और बात, कल अगर जब मान लो कि व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ, अगर जब आप लोगों को दिखाई ना दे तो बता देना, क्योंकि व्हाइट पेपर पे व्हाइट दिखाई देता है कि नहीं देता है, मेरे लिए भी दुविधा है, लेकिन देखने में इसमें बड़ा बढ़िया लग रहा है यहाँ पे ब्लैक पेज पे, तो इसीलिए जो मैं लिख दे रहा हूँ। खैर आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो नीचे वाली एनर्जी होगी N1 की एनर्जी कम होगी, N2 की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, खैर अब देखो, अगर जब डी एक्साइटेशन है तो एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि जैसे मान लो डी एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ से यानी कि हायर लेवल से लोअर लेवल जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, उसको डी एक्साइटेशन कहते हैं। ठीक है, अगर जब डी एक्साइटेशन होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अगर अगर मान लो कि यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जैसे ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जैसे देखो ये N1 से N2 जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेशन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है। अब जब अगर N2 से हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर जा रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं, डी एक्साइटेशन कहते हैं, डी एक्साइटेशन कहते हैं। ठीक है, यानी किस प्रकार से। अब देखो मुझे बताओ कि यहाँ पे मेरी बात एक बात ध्यान से सुनना कि इसके बीच की एनर्जी डिफरेंस क्या होगी, सेम होगी, चाहे ऊपर से नीचे जाओ चाहे नीचे से ऊपर जाओ। ये बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, यानी कि चाहे तो ऊपर से नीचे की ओर जाओ चाहे नीचे से ऊपर की ओर जाओ, तो दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ओके ठीक है, यानी कि अगर जब दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी तो यानी कि उसका हमें आपको पता है कि यानी कि फोटोन के फॉर्म में निकलता है, तो E इक्वल टू एच म्यू या E इक्वल टू SC बताया था कल की क्लास में या पिछली क्लास में जो है, यानी कि बताया था। तो यानी कि इसका लेमडा भी तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, चाहे जितनी एनर्जी इतनी ही एनर्जी इसको चाहिए, इतनी भी एनर्जी इतनी चाहिए। तो अगर जो सेम, अगर जो ऐसा नहीं करना कि N1 से N3 ले जाओ और N3 से N2 ले जाओ, नहीं, अगर जो सेम लेवल पे ऊपर जाए या नीचे जाए, यानी कि उनके बीच ऑर्बिट का जो नंबर वो सेम हो, तो वहां पे लेमडा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के लिए सेम हो जाएगी। खैर इस प्रकार से समझो, खुद सोचो कि मैं कहूं कि मैं छत पे, अगर जो छत के ऊपर से जैसे मान लो कि मेरे को चढ़ने में उतनी एनर्जी लग रही है, उसी तरह से नीचे उतरने में भी सेम एनर्जी लगेगी। अगर जो दोनों एनर्जी सेम लग रही है तो मैं खाने के लिए दोनों को क्या चाहिए, सेम चीज चाहिए, तो उसी प्रकार से हमें जो है लेमडा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, आप इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, यानी कि कहता है दैट टू मेंटेन कांस्टेंट सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
और सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता। जैसे मान लो कि मैं कहूं कि मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में घूमना चाहेगा। अगर जब मैं इसको सेंट्रीपिटल नहीं होता तो यानी कि क्या होता है कि एक बार निकलता इधर की ओर चले जाता, लेकिन यहाँ पर से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो कहता है भाई तू उधर नहीं जाएगा, तो यानी कि क्या जाएगा, घूम जा। तो धीरे धीरे हर एक पॉइंट पे ये क्या करते रहता है, धीरे धीरे डेविएट करते रहता है, जिस कारण से यानी कि क्या करता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। अब आपके मन में आएगा कि सर ये ट्रायंगुलर पाथ में क्यों नहीं घूमता है, क्योंकि इक्वल फोर्स जो लगेगा वो जब लगता है तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। अगर जो इक्वल फोर्स नहीं लगेगा तब वो किस केस में आ जाएगा, ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो होता है वो इक्वल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, ये जो है पूरा का पूरा जो है यूनिफॉर्मली जो है घूमते रहता है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो बता दीजिए। नो सर। ओके, वेरी No, गुड। sir. हाँ, तो यानी कि अब देखो, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना वो बैलेंस हो जाता है किसके, यानी कि जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी लिख देता हूँ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एफ ई लिख देता हूँ। ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, यानी कि जो है बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अब मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, यानी कि क्या होता है, तो सेंट्रीपिटल का फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है, mv²/r होता है। ये फिजिक्स में आपको बताया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv² यानी कि जो है r हो जाएगा। सेंट्रीपिटल का फोर्स या का फॉर्मूला क्या हो गया कि mv²/r हो गया। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाता है, k q1 q2 डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, k q1 q2 डिवाइडेड बाय यानी कि r² हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूं, तो यानी कि जैसे ही बराबर करोगे तो यानी कि, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, mv²/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, k q1 q2 डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ से हमने क्या करा कि यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि कैसे मैंने ZE² किया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बातें, क्यों मैंने ZE² लिया। मुझे बताओ कि इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, कोई जिसका एटॉमिक नंबर Z है तो प्रोटॉन कितना होगा, p होगा। अगर जो एक प्रोटॉन पे चार्ज p है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ZP हो जाएगा। इतनी सी बात, कोई दिक्कत है? नो ठीक है। सर। हाँ, अब मैंने कहा कि भाई मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या यूज कर लेता हूँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता हूँ। अब आपके मन में आएगा सर यहाँ पे ZE इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो ZE इलेक्ट्रॉन भी तो होना चाहिए। आप यहाँ पे तो ठीक है ZE इसको ले लिया तो इसको आपने ZE का होल स्क्वायर लिखना चाहिए, आपने क्या लिखा, ZE²। एक्चुअली हम जब फोर्स की बात करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स की बात करते हैं, पूरे के पूरे को बात नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि पूरे के दौरान जो है ना बहुत सारे यानी कि क्या होते हैं, आपस में रिपल्सन होते हैं। तो जिस कारण से हम लोग जो एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगाएगा, तो यानी कि ZE²/r² हो जाएगा। तो यानी कि यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, ZE²/r²। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम की जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mv r इक्वल टू NH/2π। आपको ये फॉर्मूला याद भी रखना है। एंगुलर मोमेंटम का सीधे सीधे पूछा गया था। अगर जेई मेंस मेरे ख्याल से 2000 कितना 13 या 14 के आसपास देखोगे, उसने पूछा था कि एंगुलर मोमेंटम जो है फोर्थ ऑर्बिट कितना होगा। तो आप लोग बता सकते हैं फोर्थ ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, वो NH/2π के फॉर्म में दिया हुआ था, बताइए कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। मैंने पूछा कि फोर्थ ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, फोर्थ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बताइए क्या होगा एंगुलर। 2h/pi. हाँ, क्या हो जाएगा 4h/2π, और इसकी वैल्यू अब सॉल्व करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा 2h/π। यानी कि यही क्वेश्चन है, देखो जेईई मेंस का पूछा गया। आपको ये वाला याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH/2π हो जाता है। क्या हो जाता है, NH/2π
2 पाई हो जाता है। अब देखो अभी यहाँ से हमने निकाला mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ से ना v की वैल्यू निकाल लूंगा तो यानी कि क्या हो जाएगा nh बाय 2 पाई इंटू 1 बाय एम आर। यही पे मैंने आगे भी ऐसे ही किया। तो यानी कि मैं अब चाहता हूँ कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट को निकालने के लिए अब मैं इसलिए इसको लिख के लाया हूँ ताकि कि जो है जल्दी जल्दी हम लोग का कंप्लीट हो पाए। सिलेबस हम लोग का जो है काफी हम लोग पीछे हैं, क्योंकि मुझे इसी वीक लास्ट में जो है कंप्लीट करना है, यानी कि मुझे इस संडे तक जो है कंप्लीट करके ये यूनिट सर को सबमिट करना है। तो इसीलिए जो है मैंने थोड़ा सा लिख के लेके आया, नहीं तो मैं इसको डिराइव करता तो बहुत ज्यादा समय लग जाता, एक ही डिराइव करने में बहुत समय लग जाता। लेकिन मैंने क्या करा कि पहले से ही डिराइव करके रख लिया ताकि कि जो है फटाफट से हो सके। अब देखो यानी कि एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, यानी कि एंगुलर मोमेंटम से हमने v यानी कि अभी जस्ट मैंने कहा कि यहाँ से मैंने क्या करा v की वैल्यू को मैं अगर यहाँ से लिखूं तो यानी कि क्या हो जाएगा एन एच बाई 2 पाई इंटू 1 बाई एम आर हो जाएगा। तो यहाँ पे v की वैल्यू को हमने क्या कर दिया इसके अंदर पुट कर दिया। अब जैसे ही एम वी स्क्वायर यानी कि r इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो गया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे पुट किया तो यानी कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया v की वैल्यू को हमने क्या कर दिया यहाँ पे रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। अब जैसे ही सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.53 n स्क्वायर बाय यानी कि जो है z आ जाएगा। पूरे यहाँ पे हमने सॉल्व किया, लेकिन मैं आपको कहूंगा ये वाले भी याद रख लेना, क्योंकि एक बार जो यानी कि क्वेश्चन पूछा गया था कि रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप याद रखना रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाता है एन एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है आपको याद भी रखना है, और जैसे इसको याद रख लोगे तो यानी कि जो है, लेकिन जनरली आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जो है वी आई है। ठीक है, और ये तो आपको याद ही रहना है अगर आप चाहते हो। यानी कि अगर जैसे देखो अभी इधर हाल ही में क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड, वो रेडियस के रेशियो से पूछा था, तो आपको याद रखना है। अगला जस्ट मैं बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो याद रखना कि आर की जो वैल्यू है, आपको बाकी कुछ याद रहे ना रहे, आपको ये याद रखना है कि रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ये किस में है एंगस्ट्रॉम में। क्या ये वैल्यू याद रहेगा आपको? बोलिए। यस सर। हाँ, क्या याद रखोगे कि रेडियस की जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। रेडियस इक्वल टू क्या हो जाता है, मेरे साथ बोले 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड हो जाता है। Z. हाँ वेरी गुड। आप लोग एक बार बोलिए क्या होता है फॉर्मूला, सभी लोग बोलिए। 0.53 into हाँ, 10 square upon Z. जेड होता है। ये भी यानी कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला रेडियस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, वो है यानी कि ये वाला। ठीक है, आर एन वन डिवाइडेड बाय आर एन टू इक्वल टू एन वन का स्क्वायर। अच्छा मैं वाइट से लिख के देखूं, ये पे अरे कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, मैंने जो लिखा वो तो बेकार हो गया। ओके ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आर एन वन बाई, इसको लाते कैसे, मैं इसको डिराइव कर देता हूँ फटाफट से। आपको देखो मैंने रेडियस का फॉर्मूला बताया, क्या बताया है, अगर से मुझे क्या चाहिए दो एलिमेंट का निकालना है तो 0.53 इंटू यानी कि क्या फॉर्मूला है एन स्क्वायर बाय जेड। यहाँ पे एन वन ले लेते हैं और यहाँ पे जेड वन ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आर एन टू निकाल लेते हैं, यानी कि 0.53 इंटू एन टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड टू। अब यहाँ से इसको हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं आर एन वन बाय आर एन टू, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0.53 इंटू एन वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड वन, और ये कितना हो जाएगा 0.53 इंटू एन टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड टू। ठीक है, अब देखो 0.53 से 53 कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा एन वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड वन, और ये ऊपर चले जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा जेड टू का स्क्वायर बाय एन टू का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि यही चीज हमने जो लिखा है आर एन वन बाय आर एन टू। क्या ये बात चीजें समझ में आ गई? इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको Yes, निकाल sir. सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको तब क्लियरिटी आएगी। ठीक है, फाइंड द, क्वेश्चन देता हूं पहला, फाइंड द रेडियस ऑफ हीलियम प्लस एटम। ठीक है, हीलियम प्लस एटम फोर फोर्थ ऑर्बिट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको शायद फॉर्मूला याद है या भूल गए हो, मैं लिख दूं फॉर्मूला। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं 0.53 इंटू
एन स्क्वायर बाय जेड होता है। ये जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो फटाफट से, वेरी गुड, जो है आपने निकाल लिया, वेरी गुड वंस। ठीक है, बाकी लोग भी बनाइए। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बेटा फिर तो दिक्कत हो जाती है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। तो मैं सॉल्व कर दूं, नो बोलिए। सर। हाँ जल्दी कीजिए। ओके, ठीक है, जिन्होंने बनाया वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.53 इंटू एन की वैल्यू कितनी लेंगे बताइए, एन की वैल्यू कितनी लेंगे? सर 4। ओके वेरी गुड, यानी कि जो 4 लेंगे। जेड की वैल्यू कितनी लेंगे? अच्छा मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि जेड क्या है। कहाँ पे है मेरा फॉर्मूला, यहाँ पे। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ, यानी कि एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, या ऑर्बिट नंबर लिख लो, यानी कि क्या हो जाता है, ऑर्बिट नंबर। ठीक है, और यानी कि N2 का मतलब क्या, यानी कि Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, मैं बताना भूल गया था, एटॉमिक नंबर। अब देखो, यानी कि अब मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को जो है आसानी से बन जाएगा। Z यानी कि एटॉमिक नंबर, हीलियम क्या हो जाता है, यानी कि जो 2 हो जाता है, और उसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, और 8 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से 24, और यानी कि 8 से 40 और 42, यानी कि 4.24 एंगस्ट्रॉम। एक शायद बच्चों का जो है आंसर भी आ रहा था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ हाइड्रोजन थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड हीलियम प्लस सेकेंड ऑर्बिट। बहुत ही सिंपल सा, जस्ट मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, यानी कि R1, यानी कि जो आपको जिनको याद नहीं है तो सीधे सीधे लिख सकते हो। वैसे तो मैंने बताया N1 स्क्वायर बाय Z1 इंटू ऊपर कर दोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, Z2 डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर। तो यानी कि आप तो ये तो फॉर्मूला लगा सकते हो। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस बार थर्ड एक्साइटेड का है, यानी कि क्या लेना है, थर्ड की जगह पे एक बढ़ा के लेना, यानी कि जो है फोर्थ ले लेना है। ठीक है, ओके, बनाइए। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आप लोगों के लिए, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, R, यानी कि मैं हाइड्रोजन की रेशियो कह रहा हूँ, RH। और अभी एक और चीज बताऊंगा, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब क्या होता है सबसे पहले। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, He। अब जिनको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप रेडियस भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे को तो याद है तो मैं तो क्या लिखूंगा, यानी कि NH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यानी कि ZH, और इंटू ZH हीलियम हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, N, यानी कि हीलियम का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, यानी कि जो वैल्यू दी हुई है, यानी कि हम पुट कर देते हैं। यानी कि हाइड्रोजन कौन सा स्टेट कर थर्ड, यानी कि थर्ड एक्साइटेड, यानी कि हमने क्या कहा था, एक बढ़ा के लेना, यानी कि कितना ले लेंगे, 4। अब जेड, यानी कि हीलियम के एटम का कितना हो जाता है, यानी कि 2, और जेड हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, यानी कि जो है 1, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है, 1। और कौन से ऑर्बिट के लिए निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि जो है फोर्थ ऑर्बिट, ये जो सॉरी स्क्वायर होगा, यानी कि कौन से ऑर्बिट के लिए कह रहा है हमारे पास, यानी कि जो सेकंड ऑर्बिट, यानी कि n स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा। यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8:1 आ जाएगी। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इसकी जो है वैल्यू निकाल सकते हो। क्या रेडियस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे, बोलिए। यस सर। हाँ ओके, अगर से किन्हीं के मन में कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, यानी कि आपके लिए कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है कि अब आपको यानी कि वेलोसिटी निकालना है। आपके पास mvr इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या करना, जो r की वैल्यू निकाले थे, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 स्क्वायर m z स्क्वायर, इसको यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ से जो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 z स्क्वायर nh, और इसमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे तो यानी कि 2 वैल्यू आएगी,
वेलोसिटी यानी कि 2.18 इंटू 10⁸ Zn यानी कि जब सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड। आपको मैंने रेडियस का फॉर्मूला बताया, तो दोनों फॉर्मूला मैं फिर से लिखता हूं। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बताया था, बताइए। रेडियस इक्वल टू क्या फॉर्मूला को बताना चाहेंगे? 0.53 into 0.5 n हाँ, by z इंटू n² ये किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n, और ये किस में आ जाएगा? अगर जो सेंटीमीटर है तो यानी कि जो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आपको याद रखना कि यहाँ से आपको ये दोनों अभी तो मैं तीसरा फॉर्मूला बताऊंगा, यानी कि एनर्जी का, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि खैर अब यहाँ पे चाहो तो देखो, सिंपली हमने क्या करा कि आर की जगह पे ये वैल्यू रखा और उसको सॉल्व कर दे, जो कांस्टेंट टर्म थे उसकी हमने वैल्यू रख दी। देखो जैसे जेड की आपको ई की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एच की वैल्यू पता है, और हमने जो पाई की वैल्यू पता है और 2 की वैल्यू पता है, इन सबको वैल्यू को हमने रखा और यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया। तो आपको जो याद रखना है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है? 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n होता है। रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 0.53 इंटू n² हो जाता है। ध्यान रखना कि रेडियस जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उसकी वैल्यू भी बढ़ना है, यानी कि n की वैल्यू बढ़ेगी तभी रेडियस बढ़ेगी। अगर जो z की वैल्यू, तो यानी कि अगर आप बढ़ाते हो तो यानी कि वो क्या हो जाएगा? घटते चले जाएगा। आपको ये भी याद रखना है, मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको याद रह सकता है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि जो है याद रख सकते हो। वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n हो जाएगा। याद रहेगा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n हो जाता है। अब हम लोग यानी कि जो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट पोजेसेस टू टाइप ऑफ एनर्जी। जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो दो टाइप की एनर्जी पोजेस करते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी कौन सी एनर्जी करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। दुनिया में जो भी चीजें है ना, यानी कि अगर जब मैं एनर्जी की बात करूं तो बेसिकली दो टाइप से वो पोजेस करते हैं, या तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी या क्या होगी, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर जब मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, यानी कि क्या हो जाता है? 1/2mv², और v की वैल्यू आपको पता है 2πz²/nh होता है। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखा, और जैसी वैल्यू रखोगे तो यानी कि क्या आ जाएगा? 13.6 इंटू Z²/n²। खैर आपको रेडियस का फॉर्मूला बताइए जल्दी से, आप लोग फटाफट से बताइए रेडियस का फॉर्मूला। 2.53 0.53 into 10n² Z. वेलोसिटी का बताइए। 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n. हाँ, यानी कि Z/n। ठीक है, अब यानी कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का बताइए। 13.6 इंटू Into Z/n. Z/n का होल स्क्वायर। ये Z²/n² भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी जो भी इच्छा हो। यहाँ पे ध्यान रखना कि सभी में Z/n आएगा सिवाय रेडियस के n²/z आएगा, यानी कि जो है बाकी सभी में Z/n आएगा, लेकिन वेलोसिटी में स्क्वायर नहीं आएगा। बाकी एनर्जी वाले टर्म में यानी कि क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। आपको ये छोटा सा तरीका है, आपको मैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे n/, लेकिन इतना सा पता लगे कि रेडियस को छोड़ के यानी कि सब में Z/n होगा, और वेलोसिटी में यानी कि स्क्वायर तो होगा नहीं, क्योंकि मीटर का स्क्वायर वेलोसिटी थोड़े ना होगा। तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि Z/n लेंगे। लेकिन एनर्जी तो यानी कि क्या हो सकता है? यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 13.6 इंटू Z/n हो जाएगा। उसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना कि कैसे होगा। जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके पास Ze प्रोटॉन होंगे और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो डायरेक्शन की भी बात करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज लेंगे। अगर जैसे ही एक पे Ze हो जाएगा, दूसरे पे E हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा? Ze² हो जाएगा। जैसे KZe लिखना चाहिए था, मैंने Ze² इंटू K लिख दिया। और जैसे यहाँ पे क्या करोगे, आर की वैल्यू को आप क्या करोगे? पुट करोगे n²/h², 4π mZ², और यहाँ से सबकी वैल्यू को पुट करेंगे तो यानी कि क्या आ जाता है? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर आ जाता है? -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको देखो यानी कि कुछ कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेगी यहाँ पे। अभी लास्ट में मैं सारे फॉर्मूले को एक पेज में आपको लिख दूंगा ताकि कि आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगा।
बेसिकली आपको बोर्स मॉडल के आप देखोगे तो यानी कि वैसे तो बहुत सारे डेरिवेशन है, आप चाहो तो यानी कि कुछ करना नहीं है, आर की वैल्यू पे यानी कि एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर रखना, और जैसे इसको सॉल्व करोगे जो कटता है तो कट जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर चले जाएगा तो जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 हो जाएगा, और इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, और जैसे वैल्यू की सीजीएस में के की वैल्यू 1 होती है, अब जैसे ही पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, -2 टाइम्स ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। इस चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। और जैसे काइनेटिक एनर्जी है तो यानी कि कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। अब देखो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। किसी भी चीज की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे आपने क्या निकाला, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चाहो तो आप काइनेटिक एनर्जी को के E/2 लिख सकते हैं, लेकिन हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे ताकि कि जो है हमें आसानी से मदद मिल सके। तो यानी कि यहाँ से हमने जैसे इसको -2 के ई लिखा प्लस के ई, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के ई आ जाएगा। और के ई की वैल्यू आपको पता होती है यानी कि कितनी है, 13.6 इंटू यानी कि क्या हो जाएगा, जेड बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन आपको माइनस साइन का यूज करना, तो यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये माइनस एनर्जी जो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपको क्या होगा, सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है, एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है, जिस कारण से यहाँ पे हो जाता है। या सिंपली कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगा वो साइन पे डिपेंड करता है, जिस कारण से टोटल एनर्जी की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। मैं यहाँ पे सारी वैल्यू लिखता हूँ, आप लोग मुझे बताना रेडियस का फॉर्मूला बताइए। 0.53 into मैं z स्क्रीन square में ऐड upon करके लिख देता हूँ ताकि कि आप लोगों को जो है पूरा का पूरा जो है याद रहे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके जो है यानी कि याद रखना, क्योंकि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फॉर्मूला, रेडियस इक्वल टू कौन सा, कोई बताना चाहेंगे? 0.53 into z हाँ, square upon n very good। यानी कि एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है, यानी कि किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम। ठीक, मैं एंगस्ट्रॉम में लिख देता हूँ। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताना चाहेंगे? 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z इंटू upon n जेड बाय एन, ये z वैल्यू आएगी upon किसमें आएगी, meter per मीटर second। पर सेकंड में आएगी, ठीक है। दूसरा, हाँ ठीक है। अब यानी कि आपके पास यानी क्या हो जाएगा कि ये रेडियस है, अब वेलोसिटी है, अब आपके पास यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, तो बताना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? 13.6 हाँ, z इंटू, upon n whole square। हाँ, जेड बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि उसके बाद आपके पास यानी कि जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, -2 2 into टाइम्स 10 ऑफ, 13.6 -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, वेरी गुड ऋषभ। यानी कि जो है 2 टाइम्स ऑफ, यानी कि या तो आप क्या लिख सकते हो -13.2, या तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ -2 इंटू 13.6 इंटू जेड बाय एन का होल स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो बताओ टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी के 10.6 बराबर। into z upon अब n। माइनस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 13.6 इंटू जेड बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं कहूंगा कि आप काइनेटिक एनर्जी रख लेना। अब इसके बाद जो ये याद रखना, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक से आपको जो है सारी की सारी चीजें जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें, कम से कम चीजें याद रखने पे ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रहेंगी। क्या यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो अब मैं क्वेश्चन कराऊं? क्या रेडी है आप लोग? इसका स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले सकते हैं, ताकि कि आप लोगों का जो है काम आ जाए। जैसे मैं पहला क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं एक और चीज बता देता हूँ, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब क्या होता है। आपको मैंने उस समय कहा था हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ये जो फॉर्मूला है ना वो किस पे वर्क करता है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, जिसके पास क्या हो,
एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यानी कि जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, 1 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जिसके पास क्या हो 1 इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट हो। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा कि जैसे मैं कहूँ कि एग्जाम्पल में या तो हाइड्रोजन ले लो, या He+ ले लो, या लिथियम प्लस प्लस ले लो, या फिर क्या ले लो, बेरिलियम प्लस 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 ले लो, या 3+ ले लो। यानी कि ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि ये सारी चीजें जो है हम लोग कहेंगे। खैर, जैसे मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए देता हूँ, फाइंड द स्पीड ऑफ, या वेलोसिटी में लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लिथियम आयन फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, आपको इसके लिए जो है बताना, क्या आपको बताना चाहेंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए मैं बता दूं, बना रहे हैं आप लोग। क्या लिख रहे हो आशुतोष? कमेंट किधर से पढ़ेंगे? ओके, बना रहे हैं, ओके ठीक है, ठीक है मैं बनाऊं। आप लोग लेफ्ट मत होइए, क्योंकि याद रखिएगा, आप आज अपने आप को तराशते हैं तो कल आपको दुनिया तलाशती है। यानी कि मतलब क्या है कि आप अगर आज मेहनत करते हो तो फिर जो है आपको IIT वाले बुलाएंगे कि आओ भाई मेरे कॉलेज में पढ़ो। अगर जब आप में गट्स होगा तभी तो, अगर जब आप में वो गट्स नहीं होगा तो फिर तो कहेगा कि आपका सरकारी स्कूल वाला भी कहेगा ठीक है यार, ऐसे तो बहुत सारे मेरे पास आते हैं। कुछ यूनिक होगा, यूनिक कब होगा, जब आप मेहनत करोगे। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने जो बिल्कुल सही आंसर बनाया है। अब मैं जो यानी कि आप लोगों के लिए आंसर बना देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, मैंने इसलिए जानबूझ के सेकंड एक्सेप्टेड रखा है ताकि कि जो है कट जाए। ठीक है, अब देखिए, आपको वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला पता है क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? 2.18 into into 10 to the power meter per 6, second. हाँ Z/n। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। सब में Z/n होगा, सब में क्या होगा, Z/n होगा। ठीक है, लेकिन बस किसमें नहीं होगा, n² यानी कि जो है रेडियस में क्या होता है, Z होता है, बाकी सब में Z/n होता है। एनर्जी वाले टर्म में यानी कि Z/n का होल स्क्वायर हो जाता है। ये छोटी सी बात आप याद रखोगे तो शायद आपको फॉर्मूला याद रखने में थोड़ा सा मदद मिलेगा। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यानी कि 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर 6, और यानी कि क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू कितनी लेंगे बताइए? जेड की वैल्यू कितनी है? 1. 3। लिथियम है ना बेटा, तो यानी कि लिथियम के लिए जेड का एटॉमिक नंबर हो जाता है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 3। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू कितनी होगी बताइए? सेकेंड एक्साइटेड है 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 3। और यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आएगी? ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर लिथियम प्लस No, sir. तब भी हमने 3 लेनी है वैल्यू। क्या बोले बेटा? सर लिथियम अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में एग्जिस्ट कर रहा है तब भी हमने 3 लेनी है इसकी वैल्यू जेड की। जेड आपको ये दिया ना एलिमेंट का नाम, ये एलिमेंट दिया है ना लिथियम, तो अब लिथियम यानी कि इसका जेड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। हमने बात कही थी जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, उसको हम लोग हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहते हैं। ऐसा इसलिए लेते हैं ताकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जो है रिपल्सन होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा कि सही से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाएंगे।
ये तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ये आगे चल के इसकी डिमेरिट बन जाती है कि सिर्फ और सिर्फ वर्क किसके लिए करता है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे जो है इसको क्या आ जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाएगा या शिल्डिंग इफेक्ट आ जाता है। वो आपस में भी तो रिपेल करेंगे, जरूरी थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं करेगा, वो भी तो कर सकता है। तो इस कारण से उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की जाती है, ये आगे चल के इसकी क्या बन जाती है, यानी कि जो है डिमेरिट बन जाती है। ठीक है, हाँ ओके। आप लोग अभी जाइए मत, यहाँ पे जो है पूरा मैं नोट्स तो वैसे रेगुलर भेजते रहता हूँ, आप लोगों के क्लास होने के बाद मैं ज्यादा समय तो लगाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करना कि जो है आपको मैं कल क्वेश्चन भेज दूंगा, आप लोग उसको बनाना। मैं एक नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बनाइए। अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया था ना? पिछला वाला Yes. हाँ, Yes. find the velocity ratio, find the velocity ratio of lithium ion for third orbit, ठीक है, and find the velocity ratio का थोड़ा सा n, and for किसके लिए दे देते हैं, for helium plus सेकेंड ऑर्बिट। मैं बहुत ही आसान सा दे दिया ताकि कि जो है आप लोगों को जो है कट जाए। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से बनाइए। तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली यानी कि वेलोसिटी रेशियो निकालने का है, मैं वेलोसिटी ऑफ लिथियम लिख देता हूँ प्लस प्लस, और नीचे में क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस। तो यानी कि यह कितना हो जाएगा, आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना हो जाता है बताइए, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड। जेड यानी कि कितना है, यानी कि जेड लिथियम के लिए कितना हो जाएगा 3, एन की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि जो ये तो कट जाएगा। अब नीचे में कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू, यानी कि लिथियम यानी कि जेड यानी कि 2, नीचे में भी 2, यानी कि क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार, वेरी गुड जोगिंदर सर, वेरी गुड, आप लोगों ने जो है बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, आपको जो है इसका आंसर निकाल सकते हो। वेरी गुड। ठीक है, आज की क्लास मैं यहीं पे रखता हूँ।